Hello everyone, I'm back with my new video as well as with new topic. This is very interesting and hope you all guys will love it and will surely enjoy it. So let's begin with my new topic, that is diffraction. डिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है, जैसे इंटरफेरेंस होते हैं, डिफ्रैक्शन उसी तरीके से एक फेनोमेना है. मैं आप लोग को बाद में इंटरफेरेंस भी बताऊंगी, बट आप ये पहले डिफ्रैक्शन सीखो. ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, दोनों ये जो डिफ्रैक्शन फेनोमेना ये परफॉर्म करता है. मैकेनिकल वेव में कौन आता है? साउंड. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन आता है? लाइट. तो जो ये मैकेनिकल होता है ना, साउंड, ये साउंड भी जो होता है वो डिफ्रैक्शन करता है. और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है लाइट और साउंड. ये दोनों जो है ना वो डिफ्रैक्शन फेनोमेना परफॉर्म करते हैं. दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रेस्नेल, एक का नाम था फ्रॉनहोफर. ये दोनों ने इसके बारे में बताया, मैं इसको बताऊंगी. पहले ये सीखो कि डिफ्रैक्शन होते कैसे हैं. अब जैसे देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे सपोज़ ऐसा तुम एक रेडियो है, सपोज़ यहाँ पर रेडियो है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे टेलीविज़न सोच लो. तुम हॉल में, या हॉल है, यहाँ पर बैठ के तुम टेलीविज़न देख रहे हो, ठीक है. तो इसकी आवाज़ ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ तुम हॉल में ही सुन पा रहे हो. क्या होता है, वो दूसरे रूम में भी उसकी आवाज़ जाती है. तो ये क्यों हो रहा है? ये जो ऐसा होता है ना कि यहाँ जो बैठ के आवाज़ है वो रूम में भी सुनाई पड़ती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रैक्शन फेनोमेना. इसलिए बोला जाता है, बहुत लोग ऐसा सुनते होंगे कि बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट उसके कान होते हैं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, they can't hear, but this is the phenomena of diffraction by which they can hear, by which they can propagate that sound from one place to other room or other place. Got it? तो डिफ्रैक्शन फेनोमेना के वजह से जो भी तुम एक जगह बैठ के सुन रहे हो वो दूसरे जगह आराम से सुनाई देते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि अदर दीवारों के कान होते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रैक्शन फेनोमेना. क्योंकि डिफ्रैक्शन जो होता है वो साउंड वेव में भी होते हैं और लाइट में, दोनों में होते हैं. मैं तुम्हें बताती हूँ. हमें लाइट के बारे में ज़्यादा पढ़ना, बिकॉज इससे प्रीवियस में मैंने तुम्हें फिज़िक्स में YDSE के बारे में बताया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का. तो उसी से रिलेटेड है, उसके स्लेट, उसके लैम्डा, ये सब बहुत अच्छा है. अभी तुम लोग को सिखाती हूँ. अब जैसे देखो, अभी मैं कुछ तुम्हें बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं अभी जैसे एक रूम में बैठ के कुछ बोल रही हूँ. तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ये रूम में मेरी आवाज़ ही जाएगी, इससे बाहर कोई आवाज़ नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं. जैसे मैं इस रूम में हूँ, तो इस रूम में क्या क्या है? दीवार है, मतलब वॉल है, डोर है, विंडोज़ है, बट इसके बावजूद भी ना मेरी आवाज़ दूसरे रूम में जा रही है. क्यों? क्योंकि उस ऑब्स्टेकल का जो लैम्डा होता है, उस ऑब्स्टेकल का जो वेवलेंथ होता है, वो मेरे साउंड वेव के कंपैरेबल होता है. कंपैरेबल का मतलब कि अगर मैं लैम्डा, अगर मेरे वेवलेंथ का x नैनोमीटर, अगर मेरे वॉइस जो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ उसका अगर लैम्डा x है, सपोज़ ऐसा हम लोग मैथ्स में लेट करते हैं, लेट इट बी x. तो अगर हम लोग x मानते हैं, क्योंकि मुझे अपना एग्जैक्ट तो साउंड का वेवलेंथ नहीं पता है ना, तो मैंने जैसे मानी कि इसका x है मेरे साउंड का वेवलेंथ, तो उस ऑब्स्टेकल का भी जो होगा ना, वो जो ऑब्स्टेकल का लैम्डा होगा वो भी x होगा. कंपेरेबल होता है दोनों एक दूसरे के. दिस इज़ द रीज़न कि मैं जो बोलती हूँ वो दूसरे रूम में चला जाता है. अगर मेरा लैम्डा जो है, मेरे साउंड का लैम्डा x है, और ऑब्स्टेकल का इससे ज़्यादा हो या इससे कम होगा, तो मेरी आवाज़ दूसरे कमरे तक नहीं हो पाएगी. कंपेरेबल होना ज़रूरी है. कंपेरेबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली या फिर इक्वल मेरे लैम्डा के, मैं जो बोल रही हूँ उसका जो ऑब्स्टेकल है उसका लैम्डा और मेरे साउंड का लैम्डा दोनों इक्वल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए. ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम, कंपेरेबल होना चाहिए. देखो, अब हम लोग एक स्लिट से डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं. जैसे देखो, ये दो स्लिट है, ये एक है, ये बीच में, इसको स्लिट बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड, ये जो होल है ना, इसको हम लोग स्लिट बोलते हैं, ठीक है. अब लाइट तो लीनियरली आ रहा है, तो जब वो ये स्लिट से
क्रॉस करता है, ये जो वेव आ रहा है, इट कैन बी साउंड वेव और इट कैन बी लाइट वेव, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डिफ्रैक्शन जो होते हैं वो दोनों में होते हैं। तो अब ये जो स्लिट है, अब इससे जो वेव आ रही है, तो हम लोग का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जितना होल का साइज़ है ना, इससे लीनियरली वो पास कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है, ये हम लोग ने पढ़ा है। तो ये लाइट जब स्ट्रेट लीनियरली आ रही है और इस होल से पास कर रही है, तो वो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है और इस तरीके से ये शेप हो जाता है इसका। हमारा मिसकंसेप्शन क्या है कि जैसे इधर से आया जो वेव, वो सिर्फ ना इतने ही पोर्शन को दिखेगा, मतलब बस इतना ही लाइटन अप होगा, यहाँ से यहाँ तक का ही लाइटन अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये और भी बाकी जो रीजन्स है ना, उसको भी लाइटन करता है, उसको भी अगर लाइट वेव है सपोज ये, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग एक होल से कोई चीज़ पास करा रहे हैं तो उसके अगल बगल का एरिया डार्क रह जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगल बगल के एरिया भी चमकते हैं, लाइट होता है उसमें। रीज़न क्या है? वही डिफ्रैक्शन। ये जो लाइट का जो फेनोमेना है ना, वो डिफ्रैक्शन जो शो करता है, इसी के वजह से डिफ्रैक्शन नेचर, वेव नेचर के वजह से वो इस तरीके का पैटर्न बनाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के एरिया भी चमक जाते हैं, लाइटन अप होते हैं। ठीक है, ये हुआ स्लिट की बात। अब देखो, ये तो हम लोग ने स्लिट की बात कर ली कि एक होल से पास किया तो सिर्फ लीनियरली आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही पाथवे में दिखाएगा, बल्कि ये अगल बगल के एरिया को भी लाइट करता है। अब देखो, हम लोग यहाँ ऑब्स्टेकल की बात करते हैं। ऑब्स्टेकल क्या होता है? एक ऑपिक नेचर का होता है, मतलब उससे कोई चीज़ पास नहीं कर सकता है। होते हैं 3 तरीके के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो जो ऑब्स्टेकल होता है वो जनरली ओपेक नेचर का होता है। तो अब क्या, वो ओपेक है तो इससे तो कुछ चीज़ पास नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी डिफ्रैक्शन का ये ऐसा होता है कि वो वेव नेचर होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ से अगर वेव आ रही है तो वो यहाँ से पास नहीं करेगी, लेकिन अगर इधर से वो पास करिए तो वो इतने पोर्शन को भी वहाँ पर भी अफेक्ट दिखाएगी। वहाँ पर भी उसको अगर लाइट वेव आ रही तो इतना दूर, इतना जो पोर्शन था ना जहाँ से लाइट पास नहीं कर पाई थी, उसको भी चमका देती है, उसको भी लाइटन अप करती है। ओके, तो अब हम लोग डिफ्रैक्शन से क्या समझें कि डिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है कि उसको, वो किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं है, चाहे वो स्लिट हो, चाहे वो ऑब्स्टेकल हो, वो सभी जगह से वो उसके चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। अगर यहाँ पर वो होल से पास हो रही है तो इसके वाले पोर्शन को भी लाइटन अप करेगी, और अगर यहाँ से ऑब्स्टेकल से जा रही है, अगर ऑब्स्टेकल से वो पास नहीं हो रही है तो उसके साइड वाले एरिया से अगर वो क्रॉस करती है, फिर भी वो उस ऑब्स्टेकल को लाइटन अप करती है। अब देखो, डिफ्रैक्शन जो है ना, वो मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स। ये तुम्हें नोट्स अगर बनाने हैं तो मैंने जो भी बताया उसको अच्छे से ट्रांसलेट करके और अपना एक हिंदी इंग्लिश जैसा भी तुम्हारा नोट्स होगा वो बना सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह ऐसा ही कुछ पढ़ाया जाता है, बट मैं तुम्हें अपना शॉर्ट में समझा रही हूँ। अब देखो, डिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब तुम लोग बताओ, जैसे मैंने अभी इतना सारा बताया, तो एक तो ये स्लिट का साइज़, ठीक है, स्लिट का हो या ऑब्स्टेकल जो भी हो रहे उसका, उसमें जो अपेचर है, उसमें जो भी क्या ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल, क्योंकि देखो अब ऑब्स्टेकल में तो कोई साइज़ नहीं है ना, सॉरी अपेचर तो है नहीं, तो उसका तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेकल का ही साइज़ बताएंगे ना। तो ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या अपेचर। अपेचर कब? जब स्लिट की बात कर रहे हैं हम लोग तो, ओके। और दूसरा लैम्डा, मैंने बताया था ना, लैम्डा ऑफ द वेव। जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो जो ऑब्स्टेकल है, जैसे मैं अभी इस रूम में बोल रही हूँ, दूसरे रूम में भी क्यों सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरे अराउंड में जो ऑब्स्टेकल है उसके पास भी उतना ही वेवलेंथ है, दैट्स वाई दे कैन पास माई साउंड टू वन place to other room. This is the reason, because comparable wavelength is very important here. अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो आपका साउंड दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी।
ओके लीव, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं तुम लोग कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर बनाना। ये एक कॉन्सेप्ट से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सपोज अगर तुम्हारी जो स्लिट है, स्लिट मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसका तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है 700 नैनोमीटर। होप तुम्हें वो विबग्योर जो होते हैं उसके सारे लैम्डास की वैल्यू पता होगी, तब तुम ये क्वेश्चन आराम से बना लोगे, ठीक है। तो अगर ये स्लिट है, इस स्लिट का लैम्डा तुम्हें 700 दिया गया है, तो अगर तुम इससे कौन से लाइट पास कराओगे वो आराम से दिख जाएगी। ऑफकोर्स रेड, क्योंकि रेड का ही ना वेवलेंथ 700 के अबाउट होता है, 680 नैनोमीटर। गॉट इट? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि इस स्लिट का लैम्डा 700 है, तभी इससे वो रेड लाइट पास कर पा रही है। और अगर इससे और कोई भी कलर पास कराना चाहो तो वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस स्लिट का जो लैम्डा है ना, वो कलर, जैसे अब मैं वॉयलेट पास कराना चाहूँ तो इस लैम्डा से कम है, 700 से कम है, तो नहीं होगी। मैंने पहले ही बोला था कि लैम्डा का वैल्यू उसके कंपेरेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो पास नहीं करेगा। अगर इसका 700 नैनोमीटर दिखा रहा है, इसका मतलब इससे वही लाइट पास करेगी जिसका लैम्डा 700 के अबाउट होगा। गॉट इट? अब ये देखो, लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में लिनियरली आ रही है, और ये जो है तुम्हारा स्लिट है, ठीक है, ये होल है, यहाँ से लाइट पास करेगी और वो इस तरीके से तुम्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ऐसा शेप दे रही है, ठीक है। तो अभी मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था कि लीनियरली आती है, लेकिन वेव नेचर के वजह से आसपास का भी जो जगह होता है वो लाइटन अप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, स्लिट का जो साइज़ है ना वो बढ़ा दिया गया, साइज़ ऑफ अपेचर को इंक्रीज़ कर दिया गया है, तब भी सेम ही लाइट आ रही है, लेकिन इस तरीके से लाइटन अप कर रही है। अब देखो, हम लोग को जब ऐसा देखना रहता है कि कौन सा मतलब साइज़ को और डिफ्रैक्शन पैटर्न को अगर हम लोग को रिलेट करना है, तो देखो जैसे ये यहाँ से साइज़ है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, तो देखो ये वाला जो डिफ्रैक्शन है ये ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहा है, ज़्यादा मतलब कवर किया है एरिया, ठीक है। और जब यहाँ पर साइज़ बढ़ा दिया गया है, तो इस साइज़ के कंपैरिजन में इसका जो एरिया है ना, ये जो बाहर जो निकला हुआ है ना, ये कम कवर कर रहा है। तो इससे हम लोग को ये कंक्लूज़न क्या निकलता है कि अगर हम लोग अपेचर के साइज़ को बढ़ाते हैं तो डिफ्रैक्शन जो है ना वो कम एरिया में होगा, वो ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाता। मतलब साइज़ जितना छोटा रखोगे उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन पैटर्न शो होगा और उतना ज़्यादा अगल बगल के एरिया को लाइटन अप करेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग साइज़ ऑफ अपेचर को बढ़ा देंगे तो वो लाइटन अप कम करेगा, ठीक है। दो साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया था तुम्हें, फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर। उसके बारे में मैं बस आज छोटा छोटा तुम लोग को बता देती हूँ कि वो क्या कौन थे और उन्होंने क्या बोला। फ्रेस्नेल जो थे उन्होंने बताया था कि जैसे ये एक लाइट सोर्स है और उसका जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन जहाँ पे ये लाइट सोर्स है, अब लाइट सोर्स से कहीं तो जाके वो जाके रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से लाइट सोर्स और जो वो होता है स्क्रीन होता है, उस दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, इनफाइनाइट सेपरेशन होना चाहिए। किसके बीच में? सोर्स और स्क्रीन के बीच में। ये बताया था फ्रेस्नेल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को फ्रॉनहोफर के बारे में बताना है। उन्होंने बताया था कि जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो स्क्रीन है उस दोनों के बीच में फिनाइट डिस्टेंस होता है, मतलब उस दोनों के डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ये फ्रॉनहोफर ने बताया था। हम लोग को भी फ्रॉनहोफर का ही बताना है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसका एक एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से डिराइव करके बताना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, रीज़न है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल के उससे क्वेश्चंस आप लोग को बनाने हैं, जैसे मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो यहाँ पे मैंने बस छोटा में डिफ्रैक्शन बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपना लाऊंगी फिज़िक्स का, तो उसमें मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसको अच्छे से डेराइव करके उससे क्वेश्चंस बनाऊँगी। थैंक यू। हियर आई एम एंडिंग माय वीडियो, सो थैंक यू so much for watching my whole video, and please like, share and subscribe. Thank you.